आपके अपने चैनल इकोनॉमिक कैलकुलेशन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के मध्य एक संबंध स्थापित करना है कि क्यों अर्थशास्त्र विषय में सांख्यिकी का अध्ययन एक अनिवार्यता है। लेक्चर प्रारंभ करने से पहले सभी विद्यार्थियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और कमेंट बॉक्स में आज के लेक्चर के ऊपर आप कमेंट देंगे। यदि विद्यार्थी किसी वजह इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो बेल आइकॉन को टच करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे को आपको समय पर वीडियो प्राप्त हो सके। हम शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र विषय में सांख्यिकी। वस्तुतः अर्थशास्त्र का अगर हम व्यवहारिक पक्ष देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि एक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व की आर्थिक गतिविधियों का आंकलन करना हमारे लिए एक अनिवार्यता होती है और ये आंकलन हम समय बिंदु अथवा समय अवधि के अंतर्गत कर सकते हैं। अर्थात हमारे आर्थिक घटकों की गणना करना, आर्थिक घटकों से निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ समंकों का, कुछ सांख्यिकी विधियों का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है। यानी समय के सापेक्ष अगर हम निष्कर्ष देखिए, मैंने आपको निष्कर्ष में लिख रखा है कि समय के सापेक्ष आर्थिक प्रक्रिया में होने वाले तथ्यों में परिवर्तन, जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध अर्थशास्त्र से होता है, का अध्ययन एक सरल करना हमारे लिए आवश्यक होता है या सांख्यिकी विधियों के द्वारा हम इसको करते। प्रश्न ये आता है कि घटक या घटना, कोई भी आर्थिक तथ्य या घटक या घटना जो कि समय के सापेक्ष होती है, तो उसका मूल्यांकन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है कि सांख्यिकी का अध्ययन अर्थशास्त्र में अवश्य सम्मिलित किया जाए। यहाँ पर आप देखिएगा कि सामान्य रूप से आप सांख्यिकी विषय को अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते आए हैं और वहाँ आपने ये देखा कि सांख्यिकी को हम एक वचन और बहुवचन में परिभाषित कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि सांख्यिकी का हम अर्थ विधि या विधियों से लेते हैं जिनका प्रयोग किसी भी विषय में किया जाता है, अथवा समंक यानी आंकड़ों का समूह अगर जो इकट्ठा किया जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। अब सांख्यिकी के अंतर्गत यहाँ पुनः ये प्रश्न आता है कि हम जो भी आर्थिक घटना हो रही है उस घटना का समय के साथ किस प्रकार से आंकलन या मूल्यांकन करें। तो उसको करने के लिए हमें कुछ साधारण शब्दों का अर्थ जानना जरूर है कि चर अथवा तथ्य। अब अगर हम अर्थशास्त्र में ही लेते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या ये क्या है, एक तथ्य है या ये एक घटना है कि विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या है। तो यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम चर अथवा तथ्य किसको कहते हैं। तो अगर हम आर्थिक गतिविधियों को देखें और आर्थिक गतिविधियों के तथ्यों का जो समूह है उसको ही हम क्या कहते हैं, चर। या दूसरे शब्दों में कहें कि तथ्य समय के सापेक्ष परिवर्तन जो होता है या घटना के घटित होने का, अगर समय के सापेक्ष कोई घटना घटित होती है या समय के सापेक्ष किसी मान में परिवर्तन होता है तो उसको हम, उस अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं, चर या वेरिएबल कहते हैं। अब चर या वेरिएबल को हम साधारण शब्दों में पुनः कह सकते हैं
कि तथ्य या घटना जो समय के सापेक्ष परिवर्तनशील हो। यानी चर का मतलब क्या है कि सापेक्ष परिवर्तनशीलता होनी चाहिए किसी भी घटना या घटक में, और अगर हम उसकी गणना करने का प्रयास करें तो गणना करने का माध्यम हमारे पास क्या होगा? चर होगा। अब प्रश्न पुनः ये आता है कि जब किसी भी आर्थिक घटना या किसी भी आर्थिक तथ्य या आर्थिक प्रक्रिया का जब हम अध्ययन करते हैं तो अवश्य ही किसी समूह या समूहों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, मतलब पूरे समाज का हो, राष्ट्र का हो या विश्व का हो। तो यदि हम किसी तथ्य के विषय में समय के सापेक्ष कोई आकलन करना चाहें तो यदि उस तथ्य का पूरे समूह में, यानी एक पूरे एक क्षेत्र में अगर हम उसका अध्ययन करें या उसके एक एक मान का अध्ययन करें तो उसको कुल क्या कहते हैं? जनसंख्या। जैसे एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं और हर विद्यार्थी का अगर हम किसी विषय के अंदर प्राप्त अंकों का मूल्यांकन या अध्ययन करें या विश्लेषण करें या उनको एकत्रित करें तो कक्षा की जनसंख्या कहलाएगी विद्यार्थियों की संख्या। अब चूंकि अगर हमारे पास जो समूह जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं या जिसके चर के मान के परिवर्तनों को ज्ञात कर रहे हैं, यदि वो समूह बड़ा हो तो वहाँ पर पूर्ण समूह का एक एक मान ज्ञात करने में कठिनाई आ सकती है। तब हम कोई इस प्रकार का या कुछ ऐसे मान एकत्रित कर लें जो कि पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे तो वो क्या कहलाता है? प्रतिदर्श या सैंपल। तो यहाँ जनसंख्या का अर्थ आपको पता होना चाहिए और प्रतिदर्श सैंपल, पॉपुलेशन सैंपल। पॉपुलेशन यदि समूह के सभी मान गणना किए जाएं तो वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। यानी हर एक के बारे में अध्ययन किया जाए। और यदि समूह का आकार वृहत या बड़ा हो तो कुछ संख्यात्मक मान का चयन किया जाता है जो समूह का उचित प्रतिनिधित्व कर सके, प्रतिदर्श कहलाते हैं। तो सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में अध्ययन करने के लिए हमारे को ये अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि पॉपुलेशन का क्या अर्थ है और प्रतिदर्श का क्या अर्थ है। अब अगर हम चर के बारे में बात करें तो चर जिसका की मान समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है वो चर हम मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, सतत चर और असतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल। तो यहाँ बहुत साधारण सा अंतर है कि सतत चर किसको कहते हैं? यानी यदि चर अपने विस्तार में, यानी कि एक कक्षा है तो कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं तो ये क्या हुआ? 40 बच्चे, ये विस्तार कहलाएगा। तो यदि चर अपने विस्तार में सैद्धांतिक रूप से, मतलब हम उसको अध्ययन के हिसाब से यदि सभी संभव मान प्राप्त करते हैं, यदि चर अपने विस्तार में सैद्धांतिक रूप से सभी संभव मान प्राप्त करता है तो वह सतत चर है। अर्थात अगर हम ये कहें कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं या हम ये कहें कि उनकी संख्या मान लीजिए 20 है और 20 विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों को देखें तो वो अंक पूर्ण भी हो सकते हैं कि 10 अंक, 11 अंक, 15 अंक, 17 अंक, और ये भी हो सकता है कि 10.5 अंक हों। तो यदि
दूसरे तरीके से ले लीजिए, मान लीजिए किसी को एक दिन में सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं, वो मान लो 9 रुपये, किसी को 9 रुपये देते हैं, किसी को 9 रुपये 1 पैसे, किसी को 9 रुपये 25 पैसे। तो अगर फ्रैक्शंस या अंशों को भी अगर हम अभिव्यक्त करें तो वो क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर हम दशमलव मान तक की गणना सम्मिलित करते हैं या आंकलन को सम्मिलित करते हैं। यदि इस प्रकार का विस्तार है जिसमें हम दशमलव भी शामिल कर सकते हैं, दशमलव मान को भी, तो वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूस वेरिएबल। और ये डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर के अंतर्गत हम गणना करते हैं, किंतु पूर्णांक में ही होगी, वहाँ दशमलव में हम नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, किसी आर्थिक गणना में यदि चर के बारे में सोचें कि वो चर कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, वो चर सतत है या असतत है, तो सतत चर में पूरा विस्तार में कोई भी मान प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि फ्रैक्शन भी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि असतत चर में या डिस्क्रीट में हम सिर्फ पूर्णांक ही लेते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी ये चीज़ पूछी जाती है कि यदि पूर्णांक हैं तो चर क्या है, और यदि दशमलव में मान दिया हुआ है तो उस चर को क्या कहेंगे। तो आपको इससे भ्रमित और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कंटिन्यूस वेरिएबल क्या हो गया और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हो गया। और दूसरी तरीके से साधारण रूप से ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र चर किसको कहते हैं? आश्रित चर। यहाँ हमने एक अलग बात कही, यहाँ दूसरी बात कही। तो स्वतंत्र चर वो है जिसके आधार पर अन्य चर में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के लिए समय, कीमत, ये क्या है? स्वतंत्र चर है। और वस्तु की मात्रा या समय के सापेक्ष उपस्थिति, ये सब चीज़ें क्या हो गई? हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो चर के विषय में जो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, या हम गणना करते समय छोटी छोटी बातों को शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं किंतु उनको समझने में दिक्कत आती है, तो यहाँ हम उन्हीं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि सांख्य की विधियों के अंतर्गत आप जो विभिन्न विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो कहा जाता है कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, तो वो सब बातें देखने के लिए। अब यहाँ एक और दूसरी तरह की अभिव्यक्ति आपके आगे मैं रख रहा हूँ कि सांख्यिकी चर या स्टैटिस्टिकल वेरिएबल को हम फिर 3 तरह से भी बोल सकते हैं बच्चों। एक कह सकते हैं चर, दूसरा कह सकते हैं अचर, और तीसरा कह सकते हैं प्राचल। चर, अचर, प्राचल, यानी कि चर को हम 3 प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो पूर्व का हो गया, ये एक अन्य आपको अभिव्यक्ति का तरीका हो गया। वेरिएबल के लिए सीधी सी बात है, मान, मात्रा, राशि जो परिवर्तनशील है वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल। अभी एक बार आप देख लीजिए, फिर उदाहरण से समझते हैं कि वेरिएबल में क्या है? किसी चर का मान, मात्रा या राशि जो परिवर्तनशील है। यदि किसी घटना की या किसी घटक की मात्रा या राशियों में परिवर्तनशीलता है तो वो चर कहलाता है। और अगर अध्ययन अवधि में चर का मान में कोई परिवर्तन ना हो तो वो क्या कहलाएगा? अचर या कांस्टेंट। वेरिएबल, कांस्टेंट, 2 चीज़ हो गई। तीसरा चीज़ है प्राचल या पैरामीटर। यदि हम देखें कि वेरिएबल और कांस्टेंट, ये जो 2 चीज़ हैं, इनके बीच की कोई अगर कड़ी जोड़ना चाहें तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर को समझने के लिए, प्राचल को समझने के लिए एक स्पष्ट ये है अभिव्यक्ति कि एक उभय निश्चय कॉमन राशि जो चरों के मध्य परस्पर संबंध को अभिव्यक्त करे वो क्या कहलाता है? पैरामीटर। चरों के मध्य,
चाहे ये दो हों चाहे ये हो, इनके मध्य जो परस्पर अभिव्यक्त करें, इनके बीच में कोई संबंध है, उसको बताने का कोशिश करें तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। अब इनके उदाहरण लीजिएगा। वेरिएबल का उदाहरण महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय में भी कक्षा में भी विद्यार्थियों की संख्या कहलाएगी चर। यानी एक महाविद्यालय के एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ये क्या बात कहलाएगी? चर। और इसके बाद हम दूसरी चीज़ कहें कि कोई ऐसा मान जो संपूर्ण अध्ययन में अपरिवर्तनशील है, जिसको परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको कहते हैं कांस्टेंट। वस्तुतः यहाँ पर आपको ये समझनी होगी कि हम यदि प्राकृतिक विज्ञान या विज्ञान में देखें तो हम प्रयोगशालाओं में दशाओं को क्या कर सकते हैं? स्थिर कर सकते हैं। किंतु हम मनुष्य हैं और हम किसके अंतर्गत अपना अध्ययन करते हैं? मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, यानी कि मानव से संबंधित विज्ञान है अर्थशास्त्र। ये प्रयोगात्मक रूप से हम इसको लैब में नहीं कर सकते। मनुष्य के ऊपर एक लैब के अंदर हम किसी एक दशा में नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य एक परिवर्तनशीलता के साथ चलता है। तो कहने का अर्थ है सांख्यिकी तथा सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र में, मतलब उदाहरण हमारा सामाजिक सांख्यिक मानविक और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र भी आता है, और विषय भी आते हैं। जैसे अब हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, सोशोलॉजी ले लीजिए, फिलोसफी ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये इन विज्ञानों में किसी भी चर के मान को आप स्थिर नहीं कर सकते, यानी स्थिरांक नहीं कर सकते। अगर कोई आप अध्ययन में स्थिरांक या कांस्टेंट बना लेते हैं तो वो एक आपका अपवाद स्वरूप है। अब बात ये आती है कि प्राचल या पैरामीटर क्या उदाहरण क्या हो गया? कक्षा हो गई, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हो गई, ये चर हो गया। अब अगर कक्षा में जो है आपका ब्लैक बोर्ड है, पंखे लगे हुए हैं, या महाविद्यालय में कक्ष हैं, तो अल्पकाल में तो हम कक्षों की संख्या नहीं बदल सकते, पंखे नहीं बदल सकते, ब्लैक बोर्ड नहीं बदल सकते। किंतु एक दीर्घ काल में या अंतोगत्वा हम गुणवत्ता सुधारने के लिए, संख्यात्मकता सुधारने के लिए महाविद्यालय में कमरों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। हम महाविद्यालय के कक्ष में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के उपकरण लगा सकते हैं जो कि अध्ययन में सरलता प्रदान करें। तो अल्पकाल में शायद कमरे में 3 पंखे लगे हुए हैं तो वो पैरामीटर है, किंतु दीर्घ काल में वो पंखे हटाए भी जा सकते हैं, उसकी जगह एयर कंडीशनर भी लगाया जा सकता है। अर्थात एक छोटी अवधि में यदि कोई मान अर्थशास्त्र में, आर्थिक गणना में कोई मान में परिवर्तनशीलता परिवर्तन न हो तो वो क्या कहलाता है? पैरामीटर। और अगर दीर्घकाल देखते तो पैरामीटर की वैल्यू भी दीर्घकाल में बदल जाती है। तो चूंकि आप आगे चल के पढ़ेंगे या समझेंगे कि भी चरों का जो है संख्यात्मक भी चर होते हैं, गुणात्मक चर भी होते हैं, तो यहाँ उन समय अध्ययन में ये तीनों आपकी समझ में हैं तो आप आगे का अध्ययन कर सकते हैं। तो पुनः यहाँ मैं आपको कंक्लूड करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिक्स का या सांख्यिकी का प्रयोग हम अर्थशास्त्र में क्यों कर रहे हैं। और इसी के अगर ये बात समझ में आ गई तो हम सांख्यिकी विधियों का जो अर्थशास्त्र में प्रयोग की जा रही हैं सुगमता से प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये एक मैंने प्रारंभिक रूप से आपके लिए एक छोटा सा अध्ययन प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि आपको अवश्य लाभान्वित करेगा। ये अभी तक अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कीजिए,
वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसको अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन वाली जो बेल है उस बेल को टच करके आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।